श्रीलंका की इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच है, जो सिचुएशन वहां चल रही है, ये बहुत बार बात हो चुकी है कंपैरिजन करते हुए कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ऐसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके एनालिसिस से तो यही लग रहा है अल्टीमेटली जो हमारे रिजर्व्स की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कि अल्टीमेटली हम उसी तरफ जा रहे हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब पेट्रोल के हवाले से जो ये माना है कि 51 रुपए डीजल पे हम सब्सिडी उठा लेंगे, सोचें 51 रुपए डीजल महंगा हो जाए एकदम से, किसान का क्या हाल होगा जिसने जनरेटर में पेट्रोल डीजल डलवाना। जो श्रीलंका को $1 अरब दिया गया हिंदुस्तान की तरफ से, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर और 7वां और 8वां रिव्यू को मिला लें और कोशिश करें कि एक बैलेंस्ड पैकेज ले आए जिसमें इनकम टैक्सेशन के निज़ाम में बहुत बेहतरी और फिर कुछ आप रिलीफ को जो आपने दिया है उसको इंटैक्ट रखने की फिर जस्टिफिकेशन पैदा होती है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि मुनासिब होगी, माशी हालात में बेहतरी आएगी। और मेरा अंदाज़ा यह है कि जो परसेप्शन होगा कि यह हुकूमत बाकी मुल्क को आगे ले जाना चाहती है और हो सकता है कि इसकी वजह से आने वाले इलेक्शन में परसेप्शन कुछ बेहतर हो, खराब होने के बजाय। डॉक्टर साहब, आपके एनालिसिस से तो लास्टली मुझे ये लग रहा है कि आपको 7th रिव्यू के कामयाबी के इम्कानात बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि 7th और 8th रिव्यू को क्लब कर लेना चाहिए और बजट पहले आ जाए। तो लग ये रहा है कि 7वें रिव्यू में कोई कामयाबी नसीब नहीं होगी, IMF राजी नहीं होगा $1 बिलियन की ट्रांच देने में बजट से पहले पहले। दरअसल बात यह है कि ये जो सख्त शराइत IMF ने रखी हैं, देखिए इसकी एक और वजह यह है कि माशी हालात पाकिस्तान के काफी खराब हो चुके हैं। आप रिजर्व्स जो हैं, आज की खबर जो आई है, रिजर्व्स उसी लेवल पे हैं, तकरीबन $11 अरब से कुछ कम। मगर आपके नेट रिजर्व्स जो हैं, जब आप लायबिलिटीज निकाल लेते हैं, जो आपके मुख्तलिफ मुल्कों के डिपॉजिट्स, स्वैप फंड्स वगैरह और IMF लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो आपके नेट रिजर्व्स जो हैं वो मनफी $8 अरब हो जाते। ऐसा पहले नहीं हुआ। IMF को खुद परेशानी इस बात की होगी कि हमारे जो $7.5 अरब हैं वो हमें वापस वक्त पे मिलना चाहिए। तो सख्ती की वजह ये सिर्फ नहीं है कि रिलीफ पैकेज नामुनासिब दिया गया, सख्ती की वजह ये है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात आहिस्ता आहिस्ता एक बुरी तरफ जा रहे हैं। अब मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मगर खुदा न खास्ता आहिस्ता आहिस्ता हम कहीं श्रीलंका के रास्ते पे ना चल पड़े। डॉक्टर साहब, ये मेरे मुंह की बात आपने छीन लिया। मेरा अगला सवाल भी यही होता है कि जो श्रीलंका की इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच है, जो सिचुएशन वहां चल रही है, ये बहुत बार बात हो चुकी है कंपैरिजन करते हुए कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ऐसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके एनालिसिस से तो यही लग रहा है अल्टीमेटली जो हमारे रिजर्व्स की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कि अल्टीमेटली हम उसी तरफ जा रहे हैं। अगर हुकूमत जो है मुनासिब इक़दाम नहीं लेती है तो ऐसा होने का खतरा मौजूद है। आप देखिए, श्रीलंका में पिछले 3 हफ्ते में रोजाना तकरीबन ₹8 गिरावट आती रही उनके रुपये में। हमारे यहाँ अब वो ₹2 तक पहुंच गया है रोजाना। और दूसरी तरफ क्या बताऊं आपको, जो सवरिन बॉन्ड की यील्ड है, जो रिस्क रिफ्लेक्ट करता है, वो रिटर्न जो देना पड़ रहा है श्रीलंका को, वो आपको हैरत होगी, 30%। अल्लाह के फजल से अभी भी पाकिस्तान का अगरचे बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, 12.5% के लगभग है, मगर अगर कुछ नहीं होता है, अगले कुछ हफ्तों में सख्त तरक्की की तरफ इशारा नहीं मिलता है, तो मुझे वाकई अफसोस से कहना पड़ता है कि खतरा मौजूद है कि मार्केट्स में हालात और ख़राब हो जाएंगे। और अगर रुपए की गिरावट में तेज़ी आई तो श्रीलंका की तरह अफरात ज़र 20% तक भी पहुंच सकता है। खुदा ना खास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अच्छा, सिचुएशन यह है कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब अमरीका के दौरे से हो चुके और वहाँ पर IMF के साथ जायज़ा मुज़ाकरात कर चुके। अब वहाँ पर 2 चीज़ें वो तय कर कर आए हैं और उसके हवाले से आज का पहला सेगमेंट है। पहला तो उन्होंने ये वहाँ पर माना है कि पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने का आपका मुतालबा हमें मंजूर है।
यानी कि पेट्रोल पर ये जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो सब्सिडी दे रही थी तकरीबन 21 रुपए फी लीटर, और डीजल पर 91 रुपए फी लीटर तकरीबन सब्सिडी दी जा रही थी, और बिजली पर भी जो सब्सिडी दी जा रही थी। तो मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के पास जाकर ये माने हैं कि जी हम ये सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। और मेरे पास जो खबर है वो ये है कि IMF का मिशन जो है वो मई में पाकिस्तान आ रहा है, और उनके आने से पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। दूसरा जो चीज़ वो वहाँ पर मान के आए वो ये है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो अमल दरामद है उस पर भी हमारा आपके साथ इत्तफाक राय है। अब ये वो दोनों बातें हैं जिसके हवाले से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले जब ऑपोजिशन में बैठे हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी क्या कह रहे थे, इमरान खान की हुकूमत जब ये दोनों बातें कर रही थी, बल्कि पेट्रोल के हवाले से तो सब्सिडी दी थी, लेकिन जब महंगा होता था क्या कहते थे? सबसे पहले आपको पेट्रोल के हवाले से दिखाते हैं। जुम्बिश कलम के साथ 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर देते हैं, तो अब एक जुम्बिश कलम के साथ पेट्रोल जो है तकरीबन उसकी कीमत में 21 रुपए फी लीटर इजाफा होने की तवक्को है, और डीजल की 91 रुपए फी लीटर इजाफा होने की, यानी कि 51 रुपीज़ फी लीटर इजाफा होने की, 51 रुपए फी लीटर इजाफा होने की तवक्को है। तो ये जुम्बिश कलम अभी जब चलेगा तो फिर पाकिस्तान के अवाम पर क्या गुजरेगी? ये जुम्बिश कलम अभी जब चलेगा और एकदम से पेट्रोल 21 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा और डीजल 51 रुपीज़ फी लीटर महंगा हो जाएगा, तो फिर गरीब आदमी पर क्या गुजरेगी? और क्या इसका असर इश्शाए खुर्दनोश पर नहीं आएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर अपोजिशन की जमातें जिस तरह से खुद कहती रही हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो तकरीबन ओवरऑल महंगाई हो जाती है, तो क्या अब वो ओवरऑल महंगाई नहीं होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और महंगाई के हवाले से क्या कहते रहे हैं थोड़ी देर पहले हुकूमत में आने से पहले, ये भी आपको याद कराते हैं। पेट्रोल और डीजल से सब्सिडी जब हटेगी और इतना महंगा हो जाएगा जैसा कि आपको बताया मैंने, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर क्या महंगाई नहीं होगी? फिर क्या गरीब आदमी उस महंगाई की चक्की में नहीं पिसेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर क्या ये रोल्स ही बदलने होते हैं कि जब आपने ऑपोजिशन में बैठे होना आता है और उस वक्त की हुकूमत वक्त IMF के पास जाती है और उनकी शराइत मानती है और सब्सिडी ख़त्म करती है और पेट्रोल महंगा करती है और बिजली महंगा करती है, तो फिर आप कहते हैं कि ये देखें ये हुकूमत बहुत जुल्म कर रही है आम आदमी के साथ। लेकिन जब आप खुद हुकूमत में जाकर बैठते हैं, जस्ट इन अ मैटर ऑफ डेज वो सारे डायनामिक्स आपके लिए तब्दील हो जाते हैं और आप बैठकर जाकर IMF के साथ उन्हीं मामलात पर उन्हीं तरीके से वही चीज़ें सेटल करते हैं, वही शराइत मानते हैं, उसी तरह सब्सिडी वापस लेने की कोशिश करते हैं, और आप कहते हैं जी कि ये मुल्क के मुफाद में है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी याद कराता हूं कि स्टेट बैंक के हवाले से IMF की जो शर्त थी कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करना चाहिए और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी होना चाहिए, मजबूरी है, तो IMF ने जो कंडीशन लगाई थी गालिबन उसमें से बहुत सारियों को मान लिया गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कुछ चीज़ें हैं। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या हमारी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको अभी तक हम सुधार नहीं सके या सुधारना नहीं चाहते, इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ जो श्रीलंका को $1 अरब दिया गया हिंदुस्तान की तरफ से, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो स्टार्टिंग में ये आप बात बताइएगा कि IMF के साथ हमारा ये जो प्रोग्राम था गालिबन 2 साल पहले स्टार्ट किया गया था इमरान खान साहब की हुकूमत ने। अभी $3 अरब हमें मिले हैं, तकरीबन 3.25 और 3 और हमने लेने हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब गए, मुज़ाकरात हुए और अभी खबरें आई हैं थोड़ी देर पहले कि बातचीत कामयाब हो गई है और वो हमें पैसे दे रहे हैं। सर, कंडीशंस आपको क्या लगता है कि कोई रिलैक्सेशन होगी या मजीद सख्ती आएगी हम लोगों की? देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब को जब ये नज़र आया कि उनकी हुकूमत जो है वो जा सकती है और जो है उनके इत्तेहादी भी उनको छोड़ रहे हैं और अब जो है हालात वैसे नहीं रहे हैं। अब वन पेज पर जो पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा एक वो अपना फ़ख्र के तौर पे बात करते थे, हम एक पेज पर है, वो भी जब उनको नज़र आया कि एस्टेब्लिशमेंट भी जो है अब उतनी खुश नहीं है क्योंकि कारकर्दगी इनकी ज़ीरो थी, तो इनकी कारकर्दगी अगर ज़ीरो रहती तो बात फिर उन लोगों पर भी आती जो कि इनको वन पेज पर रखे हुए थे। तो उन्होंने भी इनको बताया कि भाई अपना जो है किबला दुरुस्त करो, जो तुमने खराबियां की हैं उसको ठीक करो, अपनी टीम जो है उसको बेहतर करो। अब मिस्टर बुज़दार जैसे लोग आपने लगाए हुए थे और जो KPK के
का वजीर आला था, वो भी सुना है कि मिस्टर बुज़दार से ज्यादा उनका भी इतना बस सर वो बुज़दार प्लस उसको आप कह सकते हैं महमूद साहब, बुज़दार प्लस कह लें। तो जब आपने इस तरह के लोग लगाए हुए थे तो एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा आपको कहा कि आप इनको तब्दील करें और आप कोई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोग लगाएं जिनका मैनेजमेंट का भी तजर्बा हो, जिन्होंने जो एक पूरा सबसे बड़ा आपका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और उसको अगर आप ऐसे एक आदमी के हाथ में दे देते हैं जिसका ये आप देखें कि पीटीआई से भी कोई ताल्लुक नहीं था, वो इनके इलेक्शन से चंद यानी थोड़ा ही अर्सा पहले उसने ज्वाइन किया था, और फिर आपने ऐसे आदमी के हाथ में अपने बड़े बड़े लीडर्स को छोड़कर पंजाब से आपने ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया, तो उससे बहुत नुकसान हुआ। आईएमएफ का ये था कि इन्होंने कुछ शराइत रखी थी कि आप अपने जो है ना हालात को बेहतर करें, आप बिजली का जो है वो टैरिफ बढ़ाएं, क्योंकि आपने अपना जितनी भी जनरेशन थी उसका ज़्यादातर हिस्सा 60% के करीब आपने इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर दे दिया था, जिसमें कि फर्नेस ऑयल, जिसमें कि इंपोर्टेड एलएनजी और इंपोर्टेड कोल शामिल था। कि जब आपने इतना ज़्यादा एक उसका हिस्सा दिया है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा टैरिफ, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो पिछली हुकूमत के जो वजीर थे बिजली और पानी के, जिसको बाद में मिनिस्टर ऑफ एनर्जी कहा जाने लगा, उन्होंने ऐलान किया 2018 में, उनके साथ एक एडवाइजर साहब भी लगाए गए थे जो आईपीपी से जिनका बहुत करीब का ताल्लुक था। उन्होंने ऐलान किया, दोनों ने बैठ कर के 2020 के दिसंबर तक हम जो है खात्मा करना चाहते हैं सेकुलर डेट का, बिल्कुल जीरो पर लाना चाहते हैं। जिन्होंने जब ये आए थे तो तकरीबन 1100 अरब का था, बिल्कुल, और उसके लिए हमें, क्योंकि आईएमएफ ने भी कहा है, तो हम अपना टैरिफ बढ़ा रहे हैं और हर 3 महीने के बाद हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो इन्होंने टैरिफ में बहुत ज्यादा इजाफा किया, और जब 2020 का दिसंबर आया तो मैंने बाकायदा टीवी पर बैठकर कहा, पूछा इन लोगों से जी, अब आप बताएं कि बजाय इसके कि आप कम करते, आप तो उसको 2000 अरब तक ले आए हैं, जो 1100 अरब था, तो आप तो जीरो पर ला रहे थे उसको 2020 तक, और आज जो है वो 2600 अरब से बढ़ चुका है। बिल्कुल। तो इनकी जो पॉलिसीज थी सिर्फ टैरिफ बढ़ाने की, वो बुरी तरह फेल हुई। इन्होंने किसी किस्म की इंप्रूवमेंट नहीं की। देखें, बहुत सारी बिजली चोरी हो जाती है, बहुत सारे लाइन लॉसेस होते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजली का जो है वो इतना ज्यादा टैरिफ इनको करना पड़ा और सर्कुलर डेट इतना बढ़ गया। अच्छा, फिर बिजली के साथ साथ जब ये एलएनजी ले आए तो गैस का भी जो है सर्कुलर डेट बनना शुरू हो गया, और वो भी अब कई 100 अरब तक जा चुका है। इसी तरीके से इन्होंने चूंकि रुपया इतना ज्यादा डिवैल्यू किया, बिल्कुल, आईएमएफ के ये कहते हैं कहने पर किया, लेकिन ज्यादातर इनकी अपनी उसमें सर अपनी नालायकी तो ज्यादा मुझे नजर आती है, अपनी नालायकी है। अब अफसोस की बात यह है कि देखें, जब इन्होंने फारिग किया था नवाज शरीफ साहब को और उनके वजीर खजाना थे डार साहब जी, डार साहब चाहे जैसे भी हों, जो भी आप उन पर इल्जाम लगाए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सही बात है, लेकिन डार साहब ने एक चीज ये की थी कि बाकायदा ऐलान किया था कि ये जो है 100 और 106 के दरमियान रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, और सर काबू करके रखा उसने, और काबू करके उन्होंने रखा हुआ था। और सर छोटी सी एक चीज और आपसे मतलब पूछूंगा कि इसके बावजूद सर ये कहते हैं कि इन्होंने मतलब आर्टिफिशियल तरीके से काबू रखा, लेकिन इन्फ्लेशन 2.3 और 4.3 के दरमियान मतलब चल रहा होता था, इससे बड़ा नहीं। जो हमारा बिजली का रेट है ये 8 साढ़े 8 रुपए था, फिर भी 1100 रुपए सर्कुलर डेट है, अब 35 से 40 रुपए पर यूनिट है, और सर्कुलर डेट भी 2600 अरब है। लेकिन इमरान खान साहब आज भी कहते हैं नहीं जी मैं तो ये करता हूं, तो मुझे तो अदलिया ने ये कर दिया, तो हमें फौज ने ये कर दिया, तो बाजवा साहब को गाली, तो पता नहीं किसको। तो सर मतलब क्या हिसाब किताब है क्या? देखें जी, बात यह है, मैं जरा सी बात जल्दी से मुकम्मल करके अब फौज पर आता हूँ।